अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और सामीन। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब। वज़ीर आज़म साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जनाब वज़ीर आज़म, आपकी हुकूमत को तकरीबन 2.5 साल मुकम्मल होने वाले हैं। इन 2.5 सालों में आपने रियासत और रियासत के अवाम के लिए कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स किए और इसके अलावा कौन कौन से अहम इक़दाम किए, इन पर ज़रा रोशनी डालिएगा। हाँ, शुक्रिया बुखारी साहब। जब मैं तकरीबन 2 साल और 4 माह कबल वज़ीर आज़म बना तो रियासत शदीद माली बुरान का शिकार थी। हुकूमत जो थी उसने अरब रुपए की अदायगियाँ करनी थी और बजट तकरीबन अप्रैल के एंड में मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो बजट बिल्कुल सर पे खड़ा था। तो 1-1.5 माह में बजट बनाना और उसके बाद जो पेंडिंग लाइबिलिटीज़ थी वो तकरीबन हमने 48 घंटे का काम करके तो पिछला सारा जो माली खसारा था उसको दूर किया। 4 सेक्टर्स मैंने 5 फोकस किए। जो पहला सेक्टर था जो आज़ाद कश्मीर में जो कलीदी हैसियत रखता है वो था रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि रोड्स का अगर इंतहाई बुरी हालत हो तो वो बराह रास्त हेल्थ को भी मुतासर करती है। मरीज़ बर वक्त पहुँच नहीं सकता, सब्ज़ी फ्रूट मंडी तक नहीं पहुँच सकता, मुसाफिर ताजर जो हैं वो मंजिल पर नहीं पहुँच सकते। तो जो बुनियादी जो सारा माशी पहिया उसको चलाने के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर रीड की हैसियत रखता है। तो पिछले 2.5 सालों में हमने 3300 किलोमीटर रोड्स जो हैं वो उनके मंसूबे फ़ी हल्का 100 किलोमीटर, तकरीबन 60 किलोमीटर फ़ी हल्का जो है वो तकमील के मराइल में है और 35-40 किलोमीटर हमने इस साल के लिए रखा है। जो मेगा प्रोजेक्ट्स थे उसमें ताओबट की रोड उसका हमने काम किया। फिर फेडरल गवर्नमेंट के तावन से जो पिछले 23 साल से एक शर्मिंदगी और नाकामी का इस्तारा था मुख्तलिफ वफाकी और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों के लिए, रठुआ रियाम ब्रिज, वो 16 अरब की उसकी लागत थी। मैंने उसमें से किक बैक कमीशंस का तस्वर ख़त्म किया और मैं वापस उसको 5 अरब पर ले आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो तकमील के मराइल में है। फिर 8-9 अरब का इसी तरह का एक मंसूबा फंसा हुआ था। जो लोन देने वाली एजेंसी थी फ्रेंच, वो हमें ब्लैक लिस्ट करने के चक्कर में थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो जागरा का प्रोजेक्ट है 9 अरब का पावर हाउस जो 49 मेगावाट, वो भी तकमील के तकरीबन मराइल में है। 90% वो काम हो चुका है। जब मैंने ई टेंडरिंग शुरू की तो उससे मुझे 3 अरब की बचत हुई सिर्फ 1 साल में। यानी उसमें किक बैक्स और कमीशंस जो हैं और पूल का सिस्टम जो था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस किया। हेल्थ के लिए हेल्थ पैकेज लेके आए। आज़ाद कश्मीर के तमाम हस्पतालों में, रूरल हेल्थ सेंटर्स में, BHUs में जो आपकी डिस्पेंसरीज जो हुकूमती तौर पर मंजूर शुदा नहीं थी, उन सब के अंदर रिफॉर्म्स की, नए डॉक्टर्स भर्ती किए, नए स्पेशलिस्ट लेके आए, नए इक्विपमेंट के लिए बिलियंस ऑफ रुपीज़ रखे। और फिर अब आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए जो बेहतरीन खुशखबरी है हेल्थ के हवाले से कि पहले जो हेल्थ कार्ड फेडरल गवर्नमेंट के तावन से चल रहा था 2 साल पहले वो ख़त्म हो गया, क्योंकि वो जो उसका प्रीमियम था वो अदा करने के लिए जो डोनर एजेंसी थी उसने इनकार कर दिया। तो अब हमने इस साल अपने फ़ंड से 4 से 6 अरब रुपया रखा है हेल्थ कार्ड के लिए और आज़ाद कश्मीर का हर शहरी फ्री जो इलाज है उससे अब इंशाअल्लाह ताला मुस्तफ़ीद हो सकेगा। उसके बाद हमने जो ज़्यादा काम किया वो हाइडल सेक्टर में किया। जो मेरा एक ज़िला है मेरा जेलम वैली का, वो तकरीबन अब बिजली में ख़ुद कफ़ील हो चुका है। हम अपनी बिजली जो छोटे छोटे हमारे जो नाले हैं उन पर हमने जो पन बिजली के मंसूबे लगाए हैं उसके ज़रिए एक बिजली का जो एक ज़िला है वो बिजली के हवाले से ख़ुद कफ़ालत इख्तियार कर चुका है। इसी तरह छोटे छोटे कई मंसूबे ज़ेर कार हैं जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर अपने वसाइल से कर रही है। फिर इस हवाले से जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं कुछ सऊदी फंडेड हैं, उनके ऊपर काम जारी है, बड़ी शिद्दत से काम हो रहा है। आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 8000 मेगावाट हाइडल पोटेंशियल की गुंजाइश मौजूद है। अलावा जी हमने लोकल गवर्नमेंट के सेक्टर में बरकियात के शोबे में चूँकि 3 रुपया बिजली और 2000 रुपया मन आटा होने के बाद जो दबाव था, सारा बजट जो था वो उसका तवाज़न इस सिर्फ सस्ते आटे और बिजली ने तबाही की जानब वो ले गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो बचत की, जो आज़ाद कश्मीर में फालतू खर्चे थे, जो मेरा 400 गाड़ियों का बेड़ा था वो मैंने सारा नीलाम किया। उनके जो TLs VLs थे, पेट्रोल के बिल थे, वो सारे ख़त्म हो गए। TADS को कंट्रोल किया गया, गैर मुल्की दौरों का ख़ात्मा किया गया। तो इतना शदीद फाइनेंशियल डिसिप्लिन नाफिज किया कि पहले साल तो वो जो सस्ती बिजली और आटे का खसारा था वो हमने अपने ओन सोर्सेज से पूरा कर लिया। लेकिन इस साल जो 71 अरब के करीब खसारा था वो पहले साल हमने 23 अरब फेडरल गवर्नमेंट से लिए और इस साल हमने 71 अरब जो है वो अपने ओन सोर्सेज से पूरा किया। तो उसके लिए मुझे आज़ाद कश्मीर में शदीद माली डिसिप्लिन नाफिज करना पड़ा। फिर हमने जो आज़ाद कश्मीर के तमाम माफियाज थे जो टिम्बर, टी और फूड और इस पे मुयसर थे सिगरेट्स पर,
इनकी तकरीबन 1000 अरब की चोरी थी, उस पर मैंने क्रैक डाउन किया, उससे भी खासा शदीद इर्ताश पैदा हुआ। अभी आपने देखा पंजाब में सैलाब आ गया तो आटे की कीमत में और 1000 रुपये का फ़र्क पड़ गया है। तो पहले जो गाड़ी, एक ट्रक जो स्मगल होता था वो 16-17 लाख रुपए का था, वो 25-30 लाख पर चला जाएगा। तो ये सारी मुश्किलात के बावजूद जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये सस्ते आटे और सस्ती बिजली के बावजूद जो डेवलपमेंट पोर्टफोलियो था, उसमें हमने एक टेडी पैसे की भी कमी नहीं आने दी। और 2 सालों में जितना काम आज़ाद कश्मीर में हमने किया, अदारा जाती इस्लाह की, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया, NTS के ज़रिए काम शुरू किया, जो मेरे हॉस्पिटल्स थे, मेडिकल कॉलेजेस थे, मेरी यूनिवर्सिटीज़ थी, सब खसारे में थी। तमाम मेडिकल कॉलेजेस आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में हैं। मैं जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अब उनका नंबर है, उनको भी ग्रांट गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि HEC ने वो IMF की वजह से जो पहले वो देते थे हमें ग्रांट्स, वो अब बंद कर दी हैं। तो जितने भी आज़ाद कश्मीर की जो माशी दबाव का शिकार जितने भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल में मैंने दुरुस्त किया। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अब तमीर व तरक्की का जो पहिया है वो पूरी रफ्तार से चले। और मुझे यकीन है कि ये जो माली साल है ये इस हवाले से गेम चेंजर साबित होगा। जोसेफ, जैसे आपने बताया कि मुतअद्दिद मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो आप शुरू किए थे, वो जारी हैं। इन प्रोजेक्ट्स के जो है अवामी जो ज़िंदगी है उस पर असरात क्या होंगे, और ये प्रोजेक्ट्स जो जारी हैं, जो चल रहे हैं, ये कब तक मुकम्मल हो सकते? देखिए, जो तो मैंने रोड्स की बात की, फ़ी हल्का 100 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर रोड्स तो तकरीबन आज़ाद कश्मीर में तकमील के मराइल में है। इस साल हमने 30 से 40 किलोमीटर फ़ी हल्का तजवीज़ की, और मेगा जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए तकरीबन 300 से 500 किलोमीटर के दरमियान जितने हमारे वसाइल इजाज़त देंगे वो हमने तमाम अजला की मेजर रोड्स के लिए वो रखे हैं। अच्छा, इसके बाद चूँकि मैंने आपको बताया कि जहाँ सड़क बन जाती है वहाँ तमीर व तरक्की उस पर चल के पहुँचती है, तो पहला तो मेरा ये प्रायोरिटी थी। दूसरा हमने हाइडल पोटेंशियल पे अब काम शुरू किया है। फिर हमारा एक गेम चेंजर मनसूबा है आज़ाद कश्मीर में, यूथ लोन प्रोग्राम। पहले वो अखुवत के तावन से चलता था, मैंने उसमें 25 करोड़ का इजाफा किया और 1 अरब तक ले गया। अब 3 अरब हम अपने ओन सोर्सेज से, अपने डिपार्टमेंट से, जो हमारी टेक्निकल यूथ है जिनके पास कोई भी डिप्लोमा है 6 माह का, साल का, और वो अपना कारोबार करना चाहते हैं, उनको हम 5 से 7 लाख तक ऑफ़र करेंगे कि वो हमसे जो डेट फ्री लोन है वो लें और अपना कारोबार करें। ये कब से शुरू होगा? ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम 1-2 माह में इसको मैच्योर कर दें। एग्रीमेंट्स हमारे हो चुके हैं मुख्तलिफ एजेंसीज़ के साथ। अच्छा, इसके बाद जो गेम चेंजर मनसूबा है वो है बैंक ऑफ आज़ाद कश्मीर। आपको पता है कि किसी भी बैंक को शेड्यूल करने के लिए 10 अरब की जो रकम है बतौर गारंटी वो स्टेट बैंक में रखवानी पड़ती है। तो तकरीबन 3 से 5 अरब के दरमियान जो अभी डेफिसिट था, मुझे इंशाल्लाह दिसंबर तक वो भी इनको पूरा करके दे दूंगा। फिर हम स्टेट बैंक की वो जो क्वालिफिकेशन है, प्री क्वालिफिकेशन, उसमें पूरा उतरेंगे। जो उसके लिए हमने ई गवर्नेंस करनी थी उसके टेंडर्स भी हो गए हैं। और अगर आज़ाद कश्मीर में AJ के बैंक शेड्यूल्ड हो जाता है तो ये आज़ाद कश्मीर के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। इसमें तकरीबन 100 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स आने की तवक्को है। अच्छा, जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसकी शफाफियत के लिए अगरचे मुझे उसकी बहुत कीमत देनी पड़ी है, लेकिन आज आज़ाद कश्मीर के हर नौजवान पढ़े लिखे बच्ची और बच्चे की ये उम्मीद ज़िंदा हो गई है कि अब उनको किसी भी सिफारिश या किसी भी रिश्वत के निज़ाम से मावरा होकर खालस अपनी जहानत की बुनियाद पर सरकारी नौकरी का हासूल उनके लिए उनकी दलीस तक मुमकिन बना दिया गया है। गवर्नेंस के हवाले से सर बहुत सारे जो है वो इश्यूज़ आते हैं। अक्सर सुनने में आया कि कश्मीर में जो है गवर्नेंस की बहुत बुरी हालत है, बहुत सारी चीज़ें, अवामी राय तो नहीं उसको कहा जा सकता है, इल्ज़ामात की हद तक वो चल रही हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? इस निज़ाम को शफाफ और मौसर बनाने के लिए हुकूमत ने और आपने क्या इक़दाम किए हैं, आपकी हुकूमत ने? देखिए, जहाँ तक तो है ना परसेप्शन का सवाल, जब आप स्टेटस को से हेड ऑन टकराते हैं, माफियाज के गर्दन पर आप हाथ डालते हैं, डिसग्रंटल्ड पॉलिटिकल एलीट जो लुकमा हराम से जिन्होंने उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की हो, उनके पेट पर जब लात पड़ती है तो आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या बयानिया बनता है? और आपसे बेहतर कौन जानता है कि स्पॉन्सर्ड सहाफ़त जब की जाए और उसके पीछे माफियाज का पैसा हो तो फिर परसेप्शन कैसे डेवलप की जा सकती है? लेकिन मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यकीन से ये बात कहता हूँ कि मेरी हुकूमत में मेरी ज़ात की हद तक बतौर वज़ीर आज़म और मेरे कैबिनेट मेंबर्स या मेरी टॉप ब्यूरोक्रेसी, उनका कोई भी एक मेगा करप्शन स्कैंडल मैं चैलेंज करता हूँ, कोई सामने ले आए, मैं ज़िम्मेदारी कबूल करूँगा। तो शफाफियत इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है कि वज़ीर आज़म ने अपना सेक्रेटेरिएट जिसका बजट जो है वो 64 करोड़ मुझे मेरे साबिक वज़ीर आज़म जो थे वो छोड़ के गए, मैंने उसको भी निस्फ़ कर दिया, जबकि पाकिस्तान के में ये जो बजट है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के और CM सेक्रेटेरिएट के, ये तकरीबन 500 से 1000 गुना बढ़ गए हैं। जब प्राइम मिनिस्टर
अपने आप को इस हद तक अकाउंटेबल कर देता है कि वो पब्लिक के टैक्सेस के पैसों से पे और पेंशन भी नहीं लेता, अपने स्टाफ को वो 3 शख्सियात तक, 3 अफसरों तक महदूद कर देता है, उसका कोई प्रोटोकॉल नहीं रहता, उसका कोई मशीर नहीं है, उसका कोई प्रेस सेक्रेटरी नहीं है, उसकी कोई मीडिया मैनेजमेंट नहीं है, उसके कोई पॉलिटिकल एडवाइजर्स नहीं हैं, तो ये सारी बचत जब प्राइम मिनिस्टर अपनी ज़ात से शुरू करता है तो इसका जब ट्रिकल डाउन इफेक्ट जाता है ना, तो फिर इंडियन रेवेन्यू का महकमा बगैर टैक्सेस में इजाफा किए बल्कि टैक्सेस में कमी करते हुए 44 अरब का जो फिगर है उसको 74 अरब तक ले जाता है। तो अगर ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन ना हो तो आज़ाद कश्मीर में कोई अलादीन का चिराग तो किसी के पास है नहीं है कि वो रगड़े और मतलूबा नताइज हासिल हो जाए। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में आपने जो इस्लाहात की और इनकी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए जो इकदाम किए, उसके नताइज जो हैं वो क्या सामने आ रहे हैं आम पब्लिक के लिए? देखिए, गुजारिश ये है कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं ना, ये आंख झपकते इनके असरात सामने नहीं आते। फॉर एग्जांपल, प्राइम मिनिस्टर अगर ठीक है, अकाउंटेबल है, तो नीचे जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जाएगा ना, वो नायब कासिद तक भी जाएगा। लेकिन अगर आपने एहतसाब का अमल नायब कासिद से शुरू करना है और किसी सेक्रेटरी पर जाके आपने ख़त्म कर देना है और ऊपर का जितना पावर स्ट्रक्चर है उसके लिए कानून और एक आम शहरी के लिए कानून और, तो फिर अकाउंटेबिलिटी का क्या तस्वर बाकी रह जाता है? अकाउंटेबिलिटी हमेशा टॉप लेवल से शुरू होती है और उसके असरात नीचे जाते हैं। अब मसलन शहरात का महकमा है, अब यहाँ पर अगर कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं तो किसी की 15 साल सर्विस है, 20 साल सर्विस है, जब तक वो ब्लैक एंड वाइट करप्शन में पकड़ा नहीं जाएगा और अकाउंटेबिलिटी के अदारे जो हैं वो उसको सजा नहीं दे पाएंगे, वो सिस्टम का हिस्सा रहेगा। अब ये इसी तरह ही है कि मैं किसी पे इल्ज़ाम लगा के, जिस तरह कोई कहीं आपने देखा कि यहाँ स्पॉन्सर्ड साफ़ी पिछले 2.5 साल से वज़ीर आज़म की जान को दीपक राग में बावाज़े बुलंद वो रो रहे हैं, लेकिन उनके रोने से गवर्नेंस के स्ट्रक्चर पर तो कोई असर नहीं पड़ता। तब वक्त है कि ऐसा मेगा करप्शन स्कैंडल सबूत के साथ सामने ना आए कि जिस पर अकाउंटेबिलिटी के अदारे हरकत में आए, तो तसव्वुराती तौर पर मैं निज़ाम को ठीक नहीं कर सकता। मुझे तो शफाफियत के लिए कोई शिकायत चाहिए, मुझे एक मुद्दई चाहिए। 100 मोटो नोटिस के तहत तो प्राइम मिनिस्टर लोगों को नहीं टांग सकता, ये किसी महजूब दुनिया में नहीं होता। हाँ, जो शिकायत मेरे पास आई है, चाहे वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की है, पुलिस के हवाले से है, महकमा माल के हवाले से है, रूथलेस तरीके से मैंने उस शिकायत को उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। एहतसाब कमीशन है आज़ाद कश्मीर में, उसका जो है वो चेयरमैन नहीं है। इसी तरह आपका एक एंटी करप्शन का महकमा है गालबन, वो भी कोई इसकी कारकर्दगी सामने नहीं आ रही, क्या कर रहा है, कहाँ है, क्या उसको हेड कर रहा है, तो इसकी क्या वजूहत हैं? ये जो चेयरमैन एहतसाब कमीशन था आपका, वो फारग हो गया, उसके बाद नई तैनाती नहीं हो सकी अभी तक, वजह? मैं अर्ज़ किया देता हूँ कि चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो जो है वो एक बड़ा सेंसिटिव होता है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जो है, जब माशरू में बददियानती जो है वो तहजीब कहलाए और उसको आप इज्तमाही तौर पर आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने की बात करें, तो फिर ऐसे माशरू में एहतसाब जो है वो डरोना ख्वाब बन जाता है। अब एक चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो अपॉइंट हुआ, शाकी जो था एहतसाब ब्यूरो जिसके खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहा था, उसी शख्स ने शाकी बन के एहतसाब ब्यूरो में चेयरमैन अदालत हाई कोर्ट में एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन की तकरीर चैलेंज कर दी, और फिर पहले एहतसाब हाई कोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो तकरीर जो है वो कलअदम करार दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में ये था कि अब आप कुछ लेजिस्लेशन उन्होंने तजवीज़ की कि वो करने के बाद नए चेयरमैन की अपॉइंटमेंट करें। अब वो मामला असम्बली में ज़ेर कार है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा असम्बली के किसी इजलास में वो लेजिस्लेशन हो जाएगी तो एहतसाब ब्यूरो का नया चेयरमैन की तैनाती अमल में लाई जाएगी। जो डीजी एंटी करप्शन की बात है, इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि उसमें अभी बहुत बेहतर काम करने की ज़रूरत है। वो चूँकि जो ऐसे पहलू हैं इन पर फोकस तब किया जा सकता है जब आज़ाद कश्मीर में अमूमी तौर पर फ़ज़ा काम करने के हवाले से साजगार हो। जिस दिन से मैं आया हूँ, आप इस बात के ऐनी शायद गवाह हैं कि मेरा ख्याल है 28 माह में 28,000 मरतबा तो मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीकें आती रही हैं और जाती रही हैं। मैंने तो कोई एक रात भी अमन की और सुकून की नहीं गुजारी। तो एनेबलिंग एनवायरनमेंट के साथ काम करना बिल्कुल डिफरेंट बात है, और एनेबलिंग एनवायरनमेंट आपके पास एक लम्हे के लिए भी ना हो और फिर भी आप तमीर व तरक्की का पहिया और रियासत के मामूलात को ख़राब ना होने दें,
तो ये वाकई एक ऐसी हकीकत है कि जिससे मेरा बदतरीन नाकिद भी इनकार नहीं कर सकता। आज़ाद कश्मीर में मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है वो ख़ासी माहौल को गरमाया हुआ है। जॉइंट एक्शन कमेटी वालों ने वो फिर कोई कॉल दे दी उन्होंने 29 सितंबर के हवाले से कि 29 सितंबर को आज़ाद कश्मीर में जो है वो लॉकडाउन होगा, मुकम्मल बंद होगा, रास्ते बंद होंगे, मार्केट्स बंद होंगी। इसको आप कैसे देखते हैं और इसके मुहर्रक क्या है? बेसिक ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है ये चाहती क्या है आज़ाद कश्मीर हुकूमत से, और आप इस पर क्या कर सकते हैं? और मुझे ये बताइए कि आज़ादी की तहरीकें जो हैं वो खून दे के रोशन वो शम्मा रहती है, या सस्ती बिजली, या सस्ते आटे, या इंसानी ज़रूरत के तहत? आज मैं ये समझता हूँ कि ये इतना ख़तरनाक नैरेटिव है कि ये तो फिर आपको एक 4,500 मुरबा मील के इलाके तक महदूद करने वाली एक गुफ्तगू है, जो कि इसको एक इलाकाई तनाज़ा भी नहीं रहने देगी। फिर तो ये सारा स्टेट स्ट्रक्चर जो है वो फारिग हो जाएगा। और इसके साथ जो दूसरा तकलीफदेह पहलू है जो मैं ये इनकी गुफ्तगू में तजाद देखता हूँ कि जनाब हर चीज़ जो है हमें फ्री में चाहिए, और चाहिए भी हुकूमत पाकिस्तान से, चूँकि उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो ये मुतनाज़ा इलाका है। यहाँ तक उनको ये जिम्मेदारी जो है ये किसी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद में नहीं है। नहीं, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद में है, कॉइन करेंसी, जो डिफेंस है, ये लिखा हुआ है। लेकिन जो सिक्योरिटी के हवाले से जो वफाक पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, जब वो अदा करने के लिए जब वो कोई संजीदा कोशिश करें तो फिर ये एक्शन कमेटी के लोग क्या कहते हैं कि नहीं जी, ये तो जो यहाँ से जो जाएगी, जो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट करने के लिए जो जाएंगे लोग, वो गैर मुल्की हमला तस्वर किया जाएगा। ये हिंदुस्तानी बयानिया तो हो सकता है, ये किसी तौर पे भी किसी मुहिब वतन कश्मीरी का बयानिया नहीं हो सकता। यानी कि बाकी हर चीज़ माइनस लॉ एंड ऑर्डर। और फिर इसका मतलब क्या है कि इस मुल्क को, इस खिते को, जो कि तरीके आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है, इसको लाकानूनियत और अनारकी के उस दर्जे पर पहुंचा दिया जाए कि लोग तरीके आज़ादी कश्मीर के हवाले से सोचना क्या, गुफ्तगू करने से भी बाज आएँ। जबकि ये वो बेस कैंप है कि जहाँ से आज़ादी की शम्मा रोशन रहने के लिए हर सूरत हम पर आइनी तौर पर, अखलाकी तौर पर शोहदा के खून, वारसों का खून जो है, हम उसके भी मकरूज हैं कि हमने यहाँ पे बेस कैंप में आज़ादी की शम्मा रोशन रखनी है, ताकि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का शिकार बनने वाले जो मेरे वो मजलूम माएँ बहनें बेटी हैं, उनकी उम्मीदें ज़िंदा रखी जा सकें। तो इस नैरेटिव के साथ खिलवाड़ करने का क्या मतलब है? ये हिंदुस्तानी एजेंडे की तकमील की बात तो इसमें मुझे नज़र आती है। इसमें किसी मुहिब वतन कश्मीरी का या आज़ाद कश्मीर के शहरियों की भलाई की कोई बात मुझे नज़र नहीं आती। नहीं, ये जो आपने बयानिया की बात की सर, तो बयानिया जो है वो एक अवाम में मकबूल बयानिया है उनका। जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उनका बयानिया अवाम में मकबूल है, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट ने पहले उनको बिजली और आटे की मद में जो राय दी, जो उनको सहूलत दी, तो अब तो वो चाहते हैं कि बाकी चीज़ों में भी ऐसे ही आए। तो क्या जो अवामी एक्शन कमेटी है, जॉइंट एक्शन कमेटी है, इसके जो अहदेदार हैं, जब ये दोनों चीज़ें आपने सस्ती की तो ये ताजरों पर मुश्तमिल बेसिकली तो थी ना, तो क्या इन्होंने अवाम के लिए कुछ चीज़ों में नरमी की, कुछ चीज़ों सस्ती की, कोई ऐसी चीज़ें की जिससे रिलीफ मिल सके? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि ये बिल्कुल इस तरह की मिसाल है कि मैं अपने लिए तो दुनिया जहान के हकूक़ मांगूँ, लेकिन जब मुझे फ़र्ज़ याद दिलाया जाए तो मैं दुनिया जहान की गालियाँ जो हैं वो आपके सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू कर दूँ। रिलीफ तो दूर की बात है, मैं ये आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो बुनियादी नज़रियाती अकायद हैं ये उनको भी आलूदा करने पर तुले हुए हैं। और जहाँ तक सस्ती बिजली और सस्ते आटे की बात है, उसमें भी ये जो 3 रुपये यूनिट बिजली है, ये इनका मुतालबा कब था? इन्होंने तो जो हाई कोर्ट में रिट की हुई है वो आज भी आप मुसद्दका नकूल ले सकते हैं कि ये क्या मांग रहे हैं। ये तो 14 से 16 रुपये के दरमियान भी तैयार थे। आज पाकिस्तान में 52 रुपये यूनिट है और कश्मीर में 3 रुपया, वो भी मर्जी से आपने देना या ना दें, तकरीबन मुफ्त बिजली है। अब तो लोग चूल्हे ले आए हैं इलेक्ट्रिक, और वो गैस को भी छोड़ गए हैं। तो ये कुफरान नेमत वाली गुफ्तगू है, इससे हमें परहेज़ करने की ज़रूरत है। जैसा कि आप बता रहे हैं साहब कि ये बिजली के मुफ्त है बिल्कुल इनको, तो जो बिजली के सार्फिन हैं आज़ाद कश्मीर में, एक तो उनकी तादाद कितनी है, दूसरा ये कि कितने % लोग हैं जो बिल अदा कर रहे हैं। अगर जो लोग बिल अदा नहीं कर रहे तो उसका हुकूमत ने क्या सद्देबाब किया कि उनसे बिलों की वसूली
का कोई तरीकाकार तय किया, क्या चीज़ है? देखिए गुजारिश ये है कि वो सारे का सारा जो डेफिसिट है वो तो हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ता है, तो ये पहली चीज़ों पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो अगली चीज़ों पे कैसे काम चलेगा? देखिए, एक तो जो आप फरमा रहे हैं ना कि अवामी एक्शन कमेटी का पॉपुलर नैरेटिव है, इससे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। वो इस तरह के, ये आपकी राय हो सकती है, बहुत से लोगों की राय हो सकती है, लेकिन इसको नापने का कानूनी और आइनी तरीका तो बुखारी साहब एक ही है ना, कि आप सियासी जमात बनाएं या बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाब लड़ें, फिर आपके जो बैलेट बॉक्स है उसमें से वोट निकलें, वहाँ से सोशल मीडिया की पोस्टों के ज़रिए तो आप इलेक्ट नहीं हो सकते ना। सोशल मीडिया साइंस तो आपने भी पढ़ी है कि एक बंदा जो है वो 5000 ट्विटर अकाउंट्स हैंडल कर सकता है या सोशल मीडिया के फेसबुक पेजेस चला सकता है। सोशल मीडिया पे तो ये बदमाशी की जा सकती है, अमली सियासत में तो एक बंदा एक वोट है ना। बिल्कुल। तो अगर आप इतने पॉपुलर हैं तो मैं तो आपको मुतअद्दिद दफ़ा चैलेंज कर बैठा हूँ कि आएँ आज़ाद हसीयत में या किसी भी हसीयत में इंतखाबी मैदान में आ जाएँ। आज़ाद हसीयत में तो आप इसलिए नहीं आ सकते कि अकेले अकेले आप अपने जो इंतखाबी मंशूर है उस पर अमल दरामद कैसे करेंगे। आपने एक सियासी नक्शा तो पूरा बनाया हुआ है, लेकिन लोगों को पागल बनाने के लिए आप ये कहते हैं कि नहीं जी ये तो गैर सियासी है, जिसमें मुख्तलिफुल अकायद लोग शामिल हैं। ये अब चूँ चूँ का मरबा बन चुका है। इसमें अगर कोई सेन वॉइस है भी, कोई सेहतमंद दिमाग वाला शख्स मौजूद भी है, तो वो अब गुफ्तगू करने से डरता है कि उसके ऊपर भी तशनाम तराजी शुरू कर देते हैं। तो अब पॉपुलर नैरेटिव को जांचने का तो सिर्फ एक ही आईनी और कानूनी रास्ता है कि आप सियासी जमात बनाएं, इंतखाब लड़ें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सियासी मैदान में उतरे, सियासी मैदान में उतरें। इसके अलावा तो आप ये कहें कि जी बड़ा पॉपुलर नैरेटिव है, चूंकि 8-10 हज़ार तिम्बर के डंडे लेकर ये मुजफ्फराबाद पर हमलावर होकर जलाओ गिराओ की गुफ्तगू करके सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोगों की टांगे बाजू तोड़ के ये समझते हैं कि ये बड़ा पॉपुलर नैरेटिव है। तो रियासत जहाँ माँ है, रियासत वहाँ हजाज बिन यूसुफ भी है। सर जहाँ हजाज बिन यूसुफ है रियासत, तो इसी को आगे लेके चलते हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस किस्म की वीडियो से, तंबर के डंडे, मार दो, बंद कर दो, वज़ीर आज़म को धमकियाँ, कैबिनेट के जो वज़रा हैं उनको धमकियाँ, घरों से बाहर निकलें, पुलिस को धमकियाँ कि आप थानों में रहें, थानों से बाहर ना निकलें, थानों से बाहर निकलेंगे तो आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। ये सारी चीज़ें जब सोशल मीडिया पे वीडियोस की सूरत में ज़ेरे गर्दिश हैं, तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इसके सदेबाब के लिए कुछ किया? क्या इन लोगों को गिरफ़्तार किया? क्या उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज किए गए? इस पर आप ज़रा रोशनी डालें। देखिए गुजारिश ये है कि मैंने ये आपसे अर्ज़ की ना कि सियासी कारकुनों पर मबनी हुकूमत जो है वो हमेशा ये कोशिश करती है कि मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम और डायलॉग से हल कर लिया जाए, और फिर चीज़ों को अनफोल्ड होने में और उनकी ट्रू परसेप्शन सामने आने में वक्त लगता है, अगरचे इसकी भयानक सियासी कीमत बाज़ औक़ात आपको अदा करना पड़ती है। आज जो नक्शा आप बयान कर रहे हैं, इनके एक अवामी एक्शन कमेटी के एक लीडर ने कल ये गुफ्तगू फरमाई कि जी हमने तिम्बर के डंडे इसलिए रखते हैं कि रात को अगर हमने सफ़र करना हो तो कोई कुत्ते, कोई बिल्ली, कोई गीदड़, कोई लगड़ बगड़, जो अभी तक मैंने तो देखा नहीं है, ये सारी मखलूक़ात पता नहीं इनको कहाँ नज़र आती हैं, ये इनके बचत के लिए हमने ये साथ लेकर तिम्बर के डंडे रखे हुए हैं। जबकि ये 1 फुट पैदल चलने वाली मखलूक नहीं है ये अवामी एक्शन कमेटी। इनके पिछले 6 माह से, गर्मियों का मौसम है, तकरीबन ये हर जलसा रात को करते हैं, गाड़ियों पर सफ़र करते हैं। इनकी सारी सियासी क़यादत, किसी एक के हाथ में भी मैंने डंडा नहीं देखा, किसी एक को भी किसी बावले या किसी से वो जो है आम आवारा कुत्ते ने नहीं काटा। कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है आज़ाद कश्मीर में, किसी एक की वीडियो भी किसी लगड़ बगड़ के क्रॉस करते हुए नज़र नहीं आई। हाँ, अगर इस तारतन या अपनी सफ़ू में किसी को कहते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी भी इन पर है। आज नैरेटिव क्या है कि वो सारे तिम्बर के डंडे जो हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो पूरी सोशल मीडिया भरी पड़ी है कि वो इन्होंने कहाँ इस्तेमाल किए, और आइंदा के लिए जो इनकी गुफ्तगू है, जो इनके एक्शन कमेटी के मरकज़ी मेंबर्स हैं, वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। तो कुछ वो क्या कहते हैं, कुछ हया होती है, कुछ शर्म होती है कि आप क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, आप ये कौन सा नैरेटिव दे रहे हैं कि हमारी पुरअमन तहरीक है। कम से कम जो बात स्टेज पे कहते हो उतनी जुर्रत तो पैदा करो, अपने अंदर उतनी अखलाकी हिम्मत तो पैदा करो कि जो तुम्हारे 32 अरकान में से गालिब अक्सरियत जो सोशल मीडिया पे नहीं
अवामी इज्तिमात में जाके कह रही है, उसको ऑन करो कि नहीं जी ये पुरतशद्दद तहरीक है और हम आग और खून का दरिया बहा के मुजफ्फराबाद में ताकत के ज़ोर पर, गुंडागर्दी, बदमाशी और दहशतगर्दी के ज़ोर पर कब्जा करके अपने मुतालबात मनवाएंगे। चलो एक बयानिया तो है, लेकिन भेड़ की शक्ल में भेड़िए वाला जो अब किरदार है वो मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका है। उसे अब कब तक आप छुपा सकते हैं और कौन आपको छुपाने देगा? तो अब ये वक्त है कि अगर गुफ्तो शनीद से मामलात हल नहीं होते और इनकी समझ में महज़ब तरीक़ा जो इख्तलाफ है उसको तय करने के लिए जो आइनी रास्ता है डायलॉग का, वो इनकी समझ में नहीं आता, तो फिर स्टेट कब तक चीज़ों को अनएड्रेस छोड़ेगी? इनके 38 मुतालबात में से एक अहम मुतालबा जो इनका है वो है 12 महाजर सीटों का, कि 12 महाजर सीटें जो हैं इनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। इस मुतालबे से हम पीछे नहीं हटेंगे। ये तो सबसे पहला मुतालबा और सबसे अवलीन मुतालबा है, इसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ सकती। देखिए, इस पे आप क्या कहेंगे? भाई साहब, ये इंतहाई बेहुदा लग़्व और वाहियात मुतालबा है। उसकी वजह है कि इस मुतालबे को कोई हुकूमत, किसी हुकूमत का बाप भी पूरा नहीं कर सकता। ये तो मुतालबा है रियासती असम्बली ने अगर कहीं पूरा किया, और वो तब वो रियासती असम्बली ये पूरा कर सकती है जिसकी 2/3 अक्सरियत अगर ये बतौर सियासी जमात इलेक्ट होकर आए तो वो करे। और जब ये इलेक्ट होकर आए, जो कि मुझे इस सदी में ये मौजूदा नज़र नहीं आ रहा, आज़ाद कश्मीर में आज जो सियासी क़यादत है जिसको ये मिलाइन कर रहे हैं, जिसको ये जानबूझ कर जिस पर कीचड़ उछाल रहे हैं, ये तो खालिस्तान इंडियन नैरेटिव है। देखिए, आप सारे जो हैं वो फरिश्ते हैं और बाकी सारे आज़ाद कश्मीर में इबलीस पाए जाते हैं। ये दुनिया में कोई नैरेटिव है या इसे कोई तस्लीम करेगा? या आपकी शफाफियत के ऊपर जब गुफ्तगू शुरू हुई और आपके जो अखलाकी स्कैंडल्स हैं वो सामने आने शुरू हुए, फिर क्या होगा? सियासत में किसी का ज़ाती किरदार या गंद ये उछालना ये सियासत नहीं है। सियासत तो आपने खिदमत से, कारकर्दगी से अपना मुकाम बनाना होता है। जो ये सारा स्टेट स्ट्रक्चर है ये अवामी एक्शन कमेटी ने खड़ा किया है। आज़ाद कश्मीर में 1947 से लेकर अब तक शोहदा दोतान जो पुंछ का खिता है, वो इस अवामी एक्शन कमेटी का क्या किरदार है आज़ाद कश्मीर की आज़ादी में? और मेरी आज भी ये ख्वाहिश है कि इस तबाही के सफ़र पर ये जाने से अवामी एक्शन कमेटी के जो लीडर हैं वो खुद भी रुकें और मासूम नौजवानों के जहनों को भी प्रागंदा ना करें, और अगर इनकी कोई जायज़ बात है तो बैठ कर बात करें। आप उनको मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं बाज़ाब्ता तौर जी, पर? मैंने तो दावत उन्हें क्या देनी है? मेरी तो एक मुस्तकिल बुनियादों पर कैबिनेट कमेटी जो है वो इनसे पिछले 2 साल से मुज़ाकरात कर रही है। उनसे जब भी मुज़ाकरात करना चाहें करें, लेकिन जब आप स्टेट रिट को चैलेंज करेंगे, कज़िया कश्मीर के खात्मे की गुफ्तगू करेंगे, तो फिर मैं उनसे क्या बात करूँगा? अच्छा, हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों का किरदार पॉलिसी साजी और फैसला साजी में किस हद तक जो है वो आपको मामन साबित रहा? क्या आप समझते हैं कि इत्तेहादी सियासत ने हुकूमत को इस्तेहकाम दिया या चैलेंजेस में इजाफा किया जो आपके इत्तेहादी हैं? देखिए, एक बात तो मैं बरमला कहता हूँ कि ये एक गैर फितरी इत्तेहाद था। उसकी वजह यह है कि जो तीनों इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा हुआ है। लेकिन इस लिहाज से मैं ब्लेस्ड हूँ कि तीनों जो सियासी जमातों के जो मेरे वज़रा कराम हैं, अगर मुझे उनका एतमाद हासिल ना होता तो मैं 2.5 साल वज़ीर आज़म रह ही नहीं सकता था। अब ये ज़रूर आपने देखा कि कभी ये इत्तेहादी जमातों में जो सियासी काबरीन थे, कभी वो अपोजिशन की स्टाइल में गुफ्तगू करना शुरू कर देते थे, लेकिन ऑन अ लार्जर मैं कहूँगा स्केल पे बात की जाए, अगर लार्जर सतह पर बात की जाए तो इत्तेहादी जमातों के तावन से ही ये हुकूमत जो है वो चल रही है। अच्छा, दूसरा सर, बेस कैंप है आज़ादी का, आज़ाद कश्मीर, तो मसला कश्मीर के तनाज़ुर में आज़ाद कश्मीर हुकूमत का आलमी सतह पर क्या किरदार होना चाहिए और आपने इस ज़मन में अब तक क्या अमली इक़दामात किए हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि जितने भी बैनुल अक़वामी फोरम्स हैं उन पर हमारी नुमाइंदगी जो है वो बराह रास्त तो फेडरल गवर्नमेंट करती है, पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा, और जहाँ हमने बराह रास्त मुख्तलिफ़ सफारती सतह पर इंटरेक्शन करना होता है तो कोई पाबंदी नहीं है। हमारे अपने बैरून मुल्क वफूद भी जाते हैं और अभी पिछले दिनों कश्मीर असम्बली के मुख्तलिफ वफूद भी गए हैं। लेकिन मैं आपसे एक अर्ज़ करता चलूँ कि बैनुल अक़वामी सफारतकारी की मौत तो आपने गज़ा में देखी, बैनुल अक़वामी सफारतकारी का जनाजा निकलते तो आपने ईरान में भी देखा,
और फिर बैनुल-अक़वामी सफारतकारी का सत्यानाश होते आपने कतर में भी देखा। तो मैं ज़रा इस बैनुल-अक़वामी सफारतकारी के हवाले से जो कुछ ज़्यादा हौसला अफजा मेरी उम्मीदें कायम नहीं हैं। मुझे तो ये पता है कि जिन कौमों ने भी आज़ादी ली और बिलखुसूस अगर मुसलमान ने अपनी आज़ादी की जंग को पाया तकमील तक पहुँचाना है तो उसका फ़लसफ़ा सिर्फ़ कुरान पाक में दर्ज है और वो है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। आज आपकी ज़ेर सदारत आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कुछ अहम फैसले किए गए। एक तो जॉइंट एक्शन कमेटी जो है 29 को प्रोटेस्ट कर रही है, वो आपने भी एक नई पॉलिसी दी है, पब्लिक में जो जाने का फ़ैसला किया है, जलसे करने का फ़ैसला किया है, वो उस पर ज़रा थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, आज जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो एक साइफ़र के हवाले से गुफ्तगू हुई और फिर जिस तरह मुश्तरका एलामिया था आपने सारा देखा, उसमें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को एड्रेस नहीं किया गया। और मैं हैरान हूँ कि अभी मैं देख रहा था कि उनकी सारी क़यादत चीख रही है कि जी हम पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं और अगर ये इल्ज़ामात साबित ना हुए तो ये मैं कहता हूँ अकल से पैदल लोग खुद इकबाल जुर्म कर रहे हैं। जॉइंट कम्युनिके में तो अवामी एक्शन कमेटी का नाम ही किसी ने नहीं लिया, तो इसका मतलब क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, चोर की दाढ़ी में पूरा शतीर है। ठीक होगा, सही। जिससे बाबा आखिर में हम 2-3 क्वेश्चन आपकी ज़ाती हवाले से करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद आपकी ज़ाती ज़िंदगी और सोच में क्या बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं? देखिए, कलम का इख्तियार बड़ी खौफनाक चीज़ है। मैंने ज़िंदगी में अपनी 55 साल ज़िंदगी में इतना मुश्किल वक्त पूरी ज़िंदगी नहीं देखा जितना मैंने वज़ीर-ए-आज़म बन के देखा है। सियासी चैलेंजेस से हटकर। उसकी वजह क्या है कि अगर तो आपने इस मनसब को टबरपाल प्रोग्राम के तहत चलाना हो तो कोई नई रवायत नहीं है। अपने आप को माली तौर पर इस्तेकाम का अगर आपने वो शिकार करना हो तो तब भी कोई नई रवायत नहीं है। लेकिन अगर आप खालिस्तन मखलूक खुदा की खिदमत करना चाहते हैं तो फिर इस कलम के इख्तियार से बड़ी आजमाइश इस दुनिया में कोई नहीं है। उसकी वजह क्या है कि 3 जो ओहदे हैं, काज़ी उल क़ज़ा का ओहदा, हुक्मरान वक्त का ओहदा और इमाम वक्त का ओहदा, इनकी सज़ा भी दुगनी है और इनकी जज़ा भी दुगनी है। खालिस्तन अवामी खिदमत का जज्बा लेकर मौजूदा दौर में इब्तला और इस आजमाइश के दौर में आगे बढ़ना, एक एक कदम पर सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों कांटे बखेरे गए हैं जो पाँव के नाखून से लेकर सर के बालों तक आपको ज़ख्मी करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत देता है और मुझे मेरे वालिदैन, बिलखुसूस मेरी वालदा, मेरे मुर्शिद खाना की दुआ है, तो ये सफ़र जारी है। और अल्लाह पाक का करम और उसकी प्यारे बीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत ना हो तो 2 साल और 4-5 माह क्या, मैं तो 24 घंटे भी नहीं निकाल सकता। बेशक। वज़ीर साहब, तनकीद और मुखालफत का सामना करने पर आपका क्या रद्द-ए-अमल होता है? मुस्कुरा देना। अगर आपने मुखालिफ को ज़िच करना है और उसको ज़हनी तौर पर फ़तह करना है और जज्बाती तौर पर उसको शर्मिंदा करना है तो फिर उसे रिस्पॉन्स ना कीजिए, मुस्कुरा दीजिए। आज़ाद कश्मीर के लोग बड़े बाशऊर हैं, उन्हें एग्जैक्ट पता होता है कि कोई क्या कह रहा है, इसके पीछे इसका अपना सोच, अल्फाज हैं या कोई स्पॉन्सर्ड एजेंडा है या कोई लिफाफा है। ठीक है, आखिर में नौजवान नस्ल के लिए कोई पैगाम? देखिए, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे वालिदैन ने मुझे जो आज़ाद कश्मीर दिया था, अगर मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत आज़ाद कश्मीर नौजवान नस्ल को ना दे सकूं तो कम से कम उतना स्टेटस को बहाल करके इस इक़्तिदार से रुखसत हो जाऊं। और नौजवान नस्ल के लिए मेरी सिर्फ़ एक ही दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें ये इस्तकामत दे कि अगर हम अपनी ज़िंदगियों में कश्मीर की आज़ादी का सूरज तुलू होते ना देख सकें तो वो नज़रियाती तौर पर इतने मजबूत और ताकतवर हों कि बज़ोर शमशीर वो कश्मीर की आज़ादी की मंजिल को हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया चौधरी अनवर साहब, आपने तफसील से वक्त दिया और अपनी हुकूमत का विजन और इक़दामात पर बात की, इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें। शुक्रिया।